नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर। ये पेपर है 2019 का प्रथम पाली का, यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए। इसमें हम बाल विकास को देखने वाले हैं और हिंदी को। संस्कृत का अलग से वीडियो डालूंगा मैं। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन 2019 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो हमारा सही आंसर होता है बच्चे को परामर्श देना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। आंसर 2 सही हो जाता है। नंबर 3, निम्न में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो इसमें हो जाता है वीएस ब्लूम। इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। थार्नडाइक ने भी अधिगम सिद्धांत दिया है, स्किनर ने भी दिया है, कोहलर ने भी दिया है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन, क्योंकि बच्चा हर साल में प्रमोट होता है, अगली कक्षा में जाता है। अगर नहीं जा रहा है तो उसका अवरोधन हो रहा है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है प्रस्तावना कौशल में। जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसकी प्रस्तावना तैयार करते हैं तो उसमें पूर्व ज्ञान का कौशल सम्मिलित हो जाता है। पूर्व ज्ञान से संबंधित हम प्रश्न पूछते हैं, प्रस्तावना उसी पर आधारित होती है। निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्वलन का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंध, जो कि स्किनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में कौन सी आयु अवस्था भ्रूणर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो यह है 3 नंबर हमारा सही आंसर हो जाता। आंतप्रज्ञ अवस्था। बाकी क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग हैं, और तीसरा वाला आंतप्रज्ञ अवस्था नहीं है। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया। वे हैं, जो 5 पदों का वर्णन किया है वो कौन से हैं? इसमें हमारा राइट आंसर है 2 नंबर। सबसे पहले आएगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और 5वां। अब देखते हैं। दूसरा खोज, उसके बाद आएगा प्रस्तुतीकरण, उसके बाद आएगा आत्मीकरण, उसके बाद आएगा संगठन या व्यवस्था, उसके बाद आएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। नंबर 9 देखते हैं। निम्न में कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है अनुमूल्यन। 3 नंबर हमारा सही आंसर हो जाता है। ज्ञान, अनुप्रयोग, बोध ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम का वक्र उन्नतोदर होता है, नतोदर होता है, मिश्रित होता है। मिश्रित में उन्नतोदर और नतोदर दोनों आ जाते हैं, लंबवत नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर है 4। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा दी है गिलफोर्ड महोदय ने। सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए। तो सूची ए का सूची बी से मिलान करके देख लेते हैं। सही आंसर इसमें हमारा है 3। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा आएगा। अब देख लेते हैं। चौथा संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान ब्रूनर ने दिया था। तीसरा अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान हासुवेल का है, और बुनियादी शिक्षण प्रतिमान ग्लेजर का है, और संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान गार्डन का है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब? कब प्रभावशाली होगा? शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे आकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा? बिल्कुल नहीं। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाता है दूसरा, यही सही होगा। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो 15 में हमारा सही आंसर हो जाता है प्रस्तुतीकरण उभयनिष्ठ है, विकल्प नंबर 4। मानव विकास प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है? तो गर्भावस्था से ही मानव विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चे का शारीरिक विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। शरीर, बच्चा जो उसके शरीर की बनावट तैयार होती है वहीं से। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है आर एम गेन है।
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था। ये परिभाषा दी है स्टैनले हॉल में। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो 36 मिनट। माइक्रो टीचिंग। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये अभिकथन किसका है? तो ये अभिकथन है रास महोदय का। स्तंभ ए और बी का सुमेलन। तो इसमें पहले का है जो एनिमल इंटेलिजेंस गेस्टाल्ट की पुस्तक है। पुनर्बलन सूची का सिद्धांत अनुसूची पियाजे ने दिया था। सारगर्भिता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। अनुकूलन स्किनर ने दिया था। अनुकूलन अनुक्रिया जो सिद्धांत है उसके संबंध में स्किनर ने दिया। तो हमारा हो जाता है सॉरी कुछ गलत हो गया इसमें, गलत हो गया। ये रहेगा एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक। पुनर्बलन अनुसूची ये दिया है स्किनर ने और सारगर्भिता का नियम दिया है पियाजे ने। और अनुकूलन का जो सिद्धांत दिया है अनुकूलन का पियाजे ने दिया है और सारगर्भिता का जो नियम दिया है वो दिया है गेस्टाल्टवादियों ने। अब सही होता है हमारा आंसर नंबर 2 सही होता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये सिद्धांत है निरंतरता का कि विकास निरंतर चलता रहता है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? संविधान का जो 86वां संशोधन है उससे शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए हैं? अभिप्रेरणा के जो मूल सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित किए हैं मैकडूगल ने। विकास की अवस्था को लेकर कोल तथा ब्रूस ने संभागात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। किसमें बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने दिया है? तो ये प्रत्यय दिया है गार्डनर महोदय ने। डिसलेक्सिया में ये करने की कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में पढ़ने और वर्तनी उच्चारण करने में। निम्न में क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है? शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये गलत है। ये इसमें हमें पॉइंट आउट करना है। बाकी सब पॉजिटिव आंसर है। ये सब भूमिका में है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत है। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि जो संबंधित है वो शारीरिक विकास से। तो ये हमने देखे हैं हमारे मनोविज्ञान बाल विकास संबंधित प्रश्न। और हिंदी का मैं अगला वीडियो बनाता हूँ।